नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। 3 तलाक का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और हर दिन कोई ना कोई बयान ऐसा सामने आ ही जाता है जिसके बाद इस संवेदनशील मुद्दे पर बहस छिड़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के बाद उनकी कैबिनेट के एकमात्र मुस्लिम मंत्री मोहसिन रजा ने 3 तलाक के मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया। मोहसिन रजा का मानना है कि 3 तलाक मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए किसी प्रताड़ना से कम नहीं, जिस पर रोक लगाने का वक्त आ गया है। और इतना ही नहीं, मोहसिन रजा ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बल्कि मौलवी बोर्ड है और ऐसे बोर्ड पर पाबंदी लगनी चाहिए। हालांकि मोहसिन रजा के बाद मुस्लिम समाज में भी दो फाड़ की स्थिति है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने जहां मोहसिन रजा के बयान को बेबुनियाद करार दिया, तो वहीं कुछ मुस्लिम धर्मगुरु उनके समर्थन में भी सामने आए। आपको याद होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि मुस्लिम समाज की बहनों के लिए 3 तलाक एक अभिशाप है, इसका समाधान होना चाहिए। जबकि यूपी विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी ने इस मुद्दे को खूब उठाया भी था, जिसके बाद सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि अगर 3 तलाक कुप्रथा है तो इस पर प्रतिबंध में इतनी देरी क्यों? अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समाज की महिलाओं को टॉर्चर से नहीं बचा पा रहा तो ऐसे बोर्ड होने का मतलब क्या? और सबसे अहम सवाल कि अगर मुस्लिम समाज की महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रही हैं तो क्या उनकी अनदेखी करना ठीक है? और शादी विवाह का कानून एक हो, इसमें हर्ज क्या है? आज लोकतंत्र में हम फिर चर्चा करेंगे 3 तलाक पर। देश में 3 तलाक के मुद्दे पर छिड़ी बहस दिनों दिन तेज होती जा रही है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने 3 तलाक पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। वो इस मामले को लेकर जहां कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग विरोध में भी खड़े हैं। अब इस मामले में यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने 3 तलाक को महिलाओं पर अत्याचार करार दिया, लेकिन वही उन्होंने इशारों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की। 3 तलाक के मुद्दे पर जारी सियासत के बीच यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा का बयान सुर्खियों में है। मोहसिन रजा ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक जैसी चीजें इस्लाम के खिलाफ हैं और अगर कोई बोर्ड अपनी तरफ से ऐसी चीजों को मान्यता देता है तो उस पर बैन लगना चाहिए। मोहसिन रजा ने कहा कि बोर्ड को कुरान के हिसाब से काम करना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मौलवी बोर्ड बताया। अब वो अपनी तरह से कोई पर्सनल लॉ बोर्ड कोई संस्था बना ली जाए और ये भी एक सवालिया निशान है। मेरे हिसाब से तो इस तरह की संस्थाओं को भी जो है अंकुश लगाया जाना चाहिए। इस तरह की संस्थाओं को भी बैन किया जाना चाहिए कि जो संस्थाएं सामाजिक तौर पर काम ना करके किसी एक का शोषण हो रहा हो और उस पर ये सारे अपना पक्ष रखें, तो ये संविधान के कहीं ना कहीं खिलाफ ही है। संविधान के स्वरूप में तो नहीं आता, संविधान में तो नहीं आता। मुझे लगता है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ना कहा जाए, ये मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड है और उसको ही हम मान के चलते हैं कि ये मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड है। और कम से कम मौलवी साहिबान को इस बात पर गौर करना चाहिए कि कुरान और हदीस हमें क्या हिदायत कर रही है, कुरान क्या हमें हिदायत कर रहा है। मोहसिन रजा के बयान पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रतिक्रिया आई। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मोहसिन रजा के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। हालांकि कुछ धर्मगुरु मोहसिन रजा के बयान के समर्थन में भी नजर आए। किसी भी पार्टी या हुकूमत से ये मुल्क उसके जज्बात से नहीं चलता है। मुल्क हकीकत है कि संविधान से चलता है और इसी मुल्क के संविधान ने हर शहरी को ये इख्तियार दिया है कि वो ऑर्गेनाइजेशन बनाए और जो भी बायलॉज हैं उसके हिसाब से कानूनी तौर पर वो उस पर अमल करें। तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हमें ये बताए कि सोशल बाइकाट किस तरीके से करेगा, वो क्या करेगा, वो क्या उसका हुक्का पानी बंद कर देगा, कैसे बंद कर देगा उसका हुक्का पानी? सवाल है कि आप 3 तलाक को नहीं खत्म करेंगे। आप दाहिने बाएं बच के निकल रहे हैं। आप इशू पर बात कीजिए, आप इशू से भाग रहे हैं। यूपी चुनाव के बाद ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर बीजेपी अब और फॉर्म में नजर आ रही है। इससे पहले भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रिपल तलाक को मुस्लिम महिलाओं के लिए अभिशाप बताया था। ठीक इसके बाद एक कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर बयान देकर बीजेपी का रुख साफ किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि अगर 3 तलाक कुप्रथा है तो इस पर प्रतिबंध में इतनी देरी आखिर क्यों लग रही है? अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समाज की महिलाओं को टॉर्चर से बचा नहीं पा रहा तो ऐसे बोर्ड के होने का मतलब क्या? और सबसे अहम सवाल कि अगर मुस्लिम समाज की महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रही हैं तो क्या उनकी अनदेखी करना जायज है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से।
लखनऊ से 5 खास मेहमान हैं। केसी जैन साहब हैं, आप नेता हैं समाजवादी पार्टी। चंद्रभूषण पांडे जी हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सरकार का पक्ष रखेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी हैं, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कपूर जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं और मुस्लिम धर्मगुरु यासूब अब्बास साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। यासूब अब्बास साहब, सबसे पहले प्रतिक्रिया मैं आपकी जानना चाहूंगा, क्योंकि 3 तलाक के मसले को लेकर मुस्लिम समाज भी 2 धड़ों में बंटता नजर आ रहा है। मोहसिन रजा साहब का जो बयान आया उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, उन्होंने मौलवी बोर्ड कहा है और मैं समझता हूं जहां तक कि मैं उसको मौलवी बोर्ड नहीं कहता हूं। ये वहाबी नजरिए को प्रोजेक्ट कर रहे हैं जी। मैं इसको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को उससे आगे बढ़ के वहाबी बोर्ड का नाम देता हूं, इसलिए कि कहीं के ऊपर वो ऐसी बात नहीं करते जहां के ऊपर कौम का भला हो। आप इस्लाम मजहब कहता है कि ला इकराहा फी दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। लकुम दीनकुम वले या दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, हमारा दिन हमारे साथ। आप जबरदस्ती, आप पूरी तरीके से लोगों के ऊपर अपना दीन अपना मजहब थोप रहे हैं। हम खुद गए थे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास, अपना ये मॉडल निकाहनामा लेके इसको मैं लेके आया हूँ और मैंने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से रिक्वेस्ट की थी कि अगर से ये कुरान पाक और हदीस रसूल के मुताबिक है तो इसको आप राइट कीजिए अपने यहाँ। अगर से ये कुरान पाक और हदीस शरीफ के मुताबिक नहीं है तो आप इसको डस्टबिन में फेंक दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर गौर करूंगा, मैं इसके ऊपर बैठूंगा, बैठ के मैं इसके ऊपर बात करूंगा। मगर बड़े अफसोस की बात है 2 एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो चुकी है और जब 2 एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो चुकी है जी, तो उसके बाद में आज तक तो उन्होंने हमारे इस निकाहनामे के ऊपर कोई चर्चा नहीं की है, कोई बहस नहीं की है आज तक के उन्होंने। अक्षय जी, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारों से कहिए कि वो दहने बाएं क्यों बच रहे हैं भाई। आप ये बताइए कि ट्रिपल तलाक सही है क्या गलत है? ट्रिपल तलाक हजरत मोहम्मद साहब की जिंदगी में थी कि नहीं थी? सवाल ये है अक्षय जी, हलाल मोहम्मदी सुबह कयामत तक हलाल है, हराम मोहम्मदी सुबह कयामत तक हराम है। यानी प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने जिसको हलाल कहा वो हलाल है, जिसको हराम कहा उसको वो हराम है। हम प्रॉफिट की बात को मानेंगे या मौलवी या मुल्ला की बात को मानेंगे या बाद में आने वाले लोगों की बात को मानेंगे? ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, है अक्षय जी, ठीक है कि जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी सवाल ये उठता है, मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप औरतों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, सवाल है कि ऐसी बातें उन्हें लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तमाशा बनाए हुए, मुसलमान औरतों को बिठा ला है, मुसलमानों को बदनाम कर रहा है, तो दरवाजा तो आप ही ने खोला ना। सर जो स्थिति है इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कितना जिम्मेदार है? सुरेंद्र राजपूत जी, जो अभी यासूब अब्बास साहब ने कहा कि मीडिया में कहीं ना कहीं लाकर मुखौल उड़ाने की कोशिश की जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मीडिया? देखिए अक्षय, बड़े कुछ सवालों के जवाब समय के हिसाब से होते हैं। यासूब भाई का अपना मानना है, यासूब भाई एक बड़े दानिश्वर हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। इन्होंने जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर कहा है कि वो वहाबी बोर्ड है, ये इनका आंतरिक मामला है कि कौन वहाबी है, कौन बरेलवी है, कौन शिया है, कौन सुन्नी है। ये बेहतर होगा कि ये आपस में अपने अंदर से तय करें। यहाँ पर ये मीडिया में बात आए या और कहीं पर बात जाए, उस पर जो है ये आपस की जो इत्तेहाद है वो करें तो बेहतर होगा। अब रही बात 3 तलाक की, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देश का कानून मान्यता देता है। अगर देश का कानून मान्यता देता है तो हम उसको तो गलत नहीं कह सकते, बहुत स्पष्ट बात है। रही बात, मैंने परसों एक बयान पढ़ा था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, पता नहीं कितना सही था कितना गलत था, यासूब भाई बताएंगे, कि 3 तलाक वाले मुद्दे पर उन्होंने कहा था अगले 1.5 बरस में हम इस मुद्दे को खत्म कर देंगे। ये उन्होंने कहा था, तो हमारे पास उनके ऊपर विश्वास करने का कारण है। एक बात। दूसरी बात, जो भी धार्मिक कुरीतियां हैं किसी भी धर्म की, चाहे हिंदू धर्म की हो, मुस्लिम धर्म की हो, बाकी और धर्मों की, सिख ईसाई किसी भी धर्म की हो, उस धर्म के दानिश्वर लोग बैठ करके उस कुरीति को दूर करें तो बेहतर हो। दूसरे धर्म के लोग अगर किसी पर्टिकुलर मजहब पर ये उंगली उठा करके बात करेंगे तो उस धर्म के लोग अफेंडेड फील करते हैं।
यहां पर कोई भी धार्मिक, अगर हमारे यहां से सती प्रथा खत्म हुई है तो वो सर सैयद अहमद ने नहीं खत्म की, नहीं, वो राजा राम मोहन राय की पहल पर खत्म हुई। राजपूत जी, यहाँ पर सवाल ये है कि क्या प्रताड़ना को धर्म से जोड़ा जाना जायज है, ठीक है? मैंने आपसे कहा, मैं तो पहले ही कह रहा हूं आपसे कि जो भी धार्मिक कुरीतियां हैं उसको जो धर्म के लोग हैं वो आपस में बैठ करके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को इंटरनल लोग दूर करें, ना कि दूसरे समाज के, दूसरे मजहब के लोग उस पर उंगली उठाएं। क्योंकि अगर मेरे धर्म पर भी कोई गैर धार्मिक आदमी धर्म पर उंगली उठाता है तो निश्चित तौर पर मुझे बुरा लगता है। आज की डेट में यही मैं कह रहा हूं कि सती प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन राय साहब ने किया था। अगर यहीं पर कोई बात, कोई सर सैयद अहमद साहब या उस समय के और दूसरे मौलवी मौलाना अगर उस बात को उठाते तो हिंदू समाज निश्चित तौर पर उनके मुखालिफ इकट्ठा हो जाता। या आज की डेट में हमारी और धार्मिक कुरीतियां हैं तो उनको हम दूर करें, और मुस्लिम समाज के अंदर में अगर कोई धार्मिक कुरीति है तो उनको उनका समाज बैठ करके दूर करे। इसके लिए बहुत स्पष्ट रूप से, क्योंकि हिंदुस्तान में आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की पूरी आजादी है और उस धार्मिक स्वतंत्रता में वैवाहिक स्वतंत्रता आती है। अब 3 तलाक एक कुरीति है तो मौलाना यासूब साहब जो है बाकी सब और धार्मिक लोगों के साथ बैठ करके उस कुरीति को दूर करें, और अगर नहीं कुरीति है तो लोगों को बैठ करके बताएं कि ये कुरीति नहीं है। ठीक है केसी जैन साहब, ये तो हो गई राजनीतिक प्रतिक्रिया। जैसा सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि अब मिल बैठकर समाधान निकालने की गुंजाइश हो, अगर यही गुंजाइश बची होती तो इतनी हाय तौबा क्यों मचती? अगर पहले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा होता तो नौबत आती क्या? जी देखिए अच्छे जी, चाहे सुरेंद्र जी ने अपनी बात रखी हो, चाहे यासूब साहब ने अपनी बात रखी हो, और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अपना अपना नाम दिया, यासूब साहब ने कहा ये वहाबियों का है, और जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं उन्होंने कहा कि ये मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड है। लेकिन सुरेंद्र जी की एक बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं कि समय समय पर चाहे जो धर्म हो उसमें जो भी कुरीतियां हो उनको दूर करने के लिए परिवर्तन हुए, चाहे बाल विवाह हो, चाहे बहुविवाह की प्रथा हो, इस तरह की चीजें जब खत्म हुई। और उसके बाद में अगर 3 तलाक से ये है कि देखिए 3 तलाक का, क्योंकि हमने उर्दू में पीजी डिप्लोमा भी किया और उसमें तमाम सारी बातें हम लोगों को बताई गई कि मुस्लिम धर्म में भी शादी ब्याह कैसे होता है, और ये तलाक और तलाक के बाद में जो हलाला और फिर निकाह, ये सारी चीजें बताई गई। तो ये कहीं ना कहीं एक क्रूरटी से महिलाओं को गुजरना पड़ता है जब वो हलाला जैसी प्रक्रिया से गुजरती है, यानी कि सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, जबरन उनके ऊपर। और यासूब साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, इसीलिए तो हम सवाल उठा रहे हैं आप जो है, इसीलिए हमारा सवाल है कि क्या 3 तलाक कुप्रथा है? आपका धर्म आपके साथ है, जैन साहब थोप नहीं सकते। मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आपकी पार्टी की राय इस पर क्या है? क्या 3 तलाक कुप्रथा है? देखिए हमारी नहीं, देखिए ऐसा है अच्छे जी कि हमारी पार्टी तो ये मान के चलती है कि ये देखिए एक धार्मिक मैटर है, और जहां पे भी धर्म की जहां पे बात आती है वहां व्यक्ति भावनाओं से जुड़ा होता है, और जब भी ऐसे संवेदनशील बात आती है, जैन साहब सरोकार उन पीड़ित महिलाओं से नहीं है जो अपनी आवाज को बुलंद कर रही है कि हमारा गुनाह क्या है, 3 तलाक के नाम पर हमारे साथ टॉर्चर क्यों किया जा रहा है, उनके साथ कोई संवेदना नहीं है आपकी? अगर जबरन कुछ होता है तो क्रूरटी है। अगर धर्म के नाम पे कोई चीज जबरन परोसी जा रही है, आपके गले के नीचे जबरन उतारी जा रही है, तो क्रूरटी है, वो क्रूरता के अंतर्गत आती है। लेकिन अगर वो उसको, अब इसमें 2 फाड़ है ना अच्छे जी, तमाम सारे लोग, तमाम सारी महिलाएं इस चीज को मानने को तैयार है, स्वीकार करने को तैयार है, तमाम सारी महिलाएं इसके विरोध में आई हैं, तो बिल्कुल इनमें जितने भी वर्ग हैं, इसका मतलब तो ये हुआ ना जैन साहब कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इस गड़बड़ी को दुरुस्त किया जाना जरूरी है लेना चाहिए, जब आप ये स्वीकार कर रहे हैं। फिर भी अगर उसमें नहीं अच्छा जी, मैं वही बता रहा हूं कि अगर फिर भी वहां पे एक निर्णय होने के बाद उस चीज को लागू करने में दिक्कत आती है, तब वहां पे सरकारों को और कोर्ट को आगे आना चाहिए। लेकिन निर्णय इनको करना पड़ेगा कि कैसे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम धर्म में शादी एक धार्मिक प्रक्रिया है, और उस धर्म के अंतर्गत तलाक भी आता है, क्योंकि उसमें तलाक में दिक्कत नहीं है। तलाक के बाद में जो साथ में रह नहीं सकते हैं, जो उसके बाद में हलाला और सेकंड मैरिज की बात है, वहां पे क्रूरटी शुरू हो जाती है। तो इनको आपस में समझ करके एक निर्णय लेना पड़ेगा,
नहीं तो स्टैंड आप लोगों का क्लियर नहीं है जैन साहब, बड़ी माफी के साथ कि आप लोग इधर भी हैं उधर भी हैं। पार्टियां, दो नाव की सवारी खतरनाक होती है जैन साहब, उल्टाना पड़ेगा। इस बात को आप लोग तो बेहतर तरीके से समझते हैं ना कि दो नाव की सवारी में डूबने का खतरा ज्यादा होता है। प्रदीप, दो नाव की कोई बात नहीं है। प्रदीप कपूर जी, मैं आपके पास आता हूं, मुझे इस सवाल का जवाब जानना है कि यासूब अब्बास साहब जिस कुरान को हदीस को पढ़ते हैं वो अलग है, मोहसिन रजा जिस कुरान को जिस हदीस को पढ़ते हैं क्या वो अलग है, या फिर खालिद रशीद फरंगी महली जैसे लोग अगर पढ़ते हैं वो अलग है? क्या उसमें अंतर है? क्या ये भिन्नता क्यों? नहीं, कोई अंतर नहीं है, ये मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है, सब लोग अपने अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। जहां तक मेरा मानना है कि ट्रिपल तलाक जो है वो महिलाओं के ऊपर जुल्म है, और इस तरह के तमाम केसेस जो सामने आ रहे हैं जिसमें कि महिलाएं सताई जा रही हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, ज़माने से होता आ रहा है, और उनको जो है इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। मैं आपको बताऊं आपके चैनल के माध्यम से कि आज से 10-15 साल पहले 3 लोग, एक हसन कमाल साहब जो बहुत बड़े शायर भी हैं, पत्रकार भी हैं, जावेद अख्तर साहब और जावेद आनंद, इन तीनों ने मिलकर एक मुस्लिम फॉर सेकुलरिज्म का एक संस्था बनाई थी, जिसमें कि वो पूरे देश में मुस्लिम समाज में क्या कुरीतियां हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और ये ट्रिपल तलाक जो है वो अनइस्लामिक है, मुगलिया है, इस तरह का पूरा माहौल उन्होंने देश में मीटिंगें करके लोगों के साथ करके ये बात किया था। तो जो तमाम कटमुल्ला लोग हैं, जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, उन्होंने इनको अपोज भी किया और कहा कि साहब इनको किसने जिम्मेदारी दी कि जो इस तरह का जो कौम के लिए बात करें। हालांकि इन तीनों का प्रयास बहुत सराहनीय और बहुत अच्छा था, और मेरे को भी मौका मिला कि मैं उनके साथ उन मीटिंग मैंने अटेंड करी। तो जरूरत इस बात की है, एक अवेयरनेस पूरा एक देश में माहौल बनना चाहिए कि किसी भी तरीके से महिलाओं के ऊपर जुल्म ना हो, उनको सताया ना जगे, और उसके लिए एक माहौल बनना चाहिए, और मुस्लिम धर्मगुरुओं को ही इसमें जो है पहल करके ये बचाना चाहिए मुस्लिम महिलाओं को इस एक्सप्लॉयटेशन से। पूरे समाज की जिम्मेदारी है। देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुस्लिम धर्मगुरुओं की है। चंद्रभूषण पांडे जी, बयान तो आपकी पार्टी की तरफ से खूब आ रहे हैं कि ये शोषण है, महिलाओं के साथ अत्याचार है, इस पर रोक लगनी चाहिए, इस पर कदम भी तो दिखने चाहिए। कदम क्या उठा रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी तो ये विषय एक सामाजिक विमर्श के दौर से गुजर रहा है, और सब जुडिस भी है, सर्वोच्च न्यायालय में याचिका भी विचाराधीन है, और वो भी कहीं न कहीं से सारे सामाजिक विमर्श भी उसको प्रभावित करेंगे, क्योंकि जजेस भी समाज में रहते हैं। मेरा ये मानना है कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जी। और इस अधिकार पे अगर कोई बट्टा लग रहा हो इस आधार पे कि किसी का लिंग महिला है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग ये मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को एक मनुष्य के रूप में उसकी जो आइडेंटिटी है तो उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आज कोई सेक्स अगर महिला हो जा रहा है तो उसके आधार पे आप उसको आर्थिक विपन्नता में दौर से गुजरना पड़ता है, सामाजिक भटकाव के दौर से गुजरना पड़ता है। जैसे अभी आज एक खबर है, बड़ी खबर है, लखीमपुर की संभवतः है, एक महिला न्यायालय में खड़ी है और उसका सौहार गुस्से में आकर के दूधमुही बच्ची उसके गोद में है और 3 तलाक शब्द तलाक 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 करता है, वो महिला बेहोश होकर गिर जाती है। देखिए, चीजों को समझना होगा। अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि विवाह एक सामाजिक संस्था है और ये सामाजिक संस्था जीवन को गरिमा देती है, गुणवत्ता देती है, सुख और आनंद में वृद्धि करती है, समाज को एक टिकाऊपन मिलता है और समाज में इस तरह से संस्कार, मूल्य और आदतों का विकास होता है और देश आगे बढ़ता है। आज अगर ये विवाह नामक संस्था कुछ विशेष लोगों के लिए अभिशाप बन गई हो, विवाह नामक संस्था में कुछ प्रावधान अभिशाप बन गए हो और महिला होना किसी के जीवन में इनह्यूमन हो जाए तो वो चीज दुखद है। मेरी पार्टी का मानना बहुत स्पष्ट है कि कुछ मुट्ठी भर लोग, इतनी बड़ी संख्या भारत में मुसलमानों की है, 20 करोड़ के आसपास हमारे मुसलमान भाई यहाँ रहते हैं, 8 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं और इतनी बड़ी संख्या में अगर एक ऐसे सिरफिरे कानून के चलते, जैसे बहुत अच्छा कहा अभी हमारे मौलवी साहब ने, बहुत अच्छी बात रखी कि भाई हमारे एक प्रोफेट आते हैं, वो कुछ बात बोलते हैं तो उसके इंटरप्रिटेशन में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। शरीयत में जो चीजें हैं, कुरान में जो चीजें हैं, हदीस में जो चीजें, ठीक है, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए पांडे जी, एक सवाल का जवाब ये दे दीजिए कि क्या योगी सरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में तालाबंदी की तैयारी में है? मोहसिन रजा का इशारा क्या समझा जाए? देखिए, मोहसिन रजा जी का कहना था कि कोई भी संस्था जो एक एनजीओ के रूप में संभवतः वो पंजीकृत है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और उस संस्था की भी अल्टीमेटली जिम्मेदारी देश के संविधान के प्रति है, देश के समाज के प्रति है। अगर वो 8 करोड़ 10 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है तो उस पर उन्होंने इशारा किया, उन्होंने कहा मुट्ठी भर लोग 8 करोड़ लोगों की और
कैसे उंगली उठा करके उनके जीवन में जो खिलवाड़ हो रहा है उसको दरकिनार कर सकते हैं जी। तो मोहसिन रजा जी से मेरी बात हुई, अभी मैं आपके चैनल पे आने के पहले उनको फोन किया, मैंने पूछा ये क्या कहा आपने, तो उन्होंने कहा कि साहब देखिए मुझे इतना ही कहना था कि भाई इतनी बड़ी संख्या मुस्लिम महिलाओं की है, हजारों करोड़ मुस्लिम महिलाएं पीड़ित भी है इस कानून से, तो क्या ये मुट्ठी भर 5-7 लोगों ने कभी उन महिलाओं से चर्चा किया, कभी उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश की, तलाक के चलते उनके जीवन में जो सामाजिक और आर्थिक भटकाव आते हैं उसकी केस स्टडी किया, तो वो मुद्दा है और इतना ही उसी दायरे में उसको समझना चाहिए। ठीक है यासूब साहब, मैं आपके पास आता हूं। जैसा भी पांडे जी की तरफ से कहा गया, जो भी जिक्र किया गया 3 तलाक को लेकर उनकी पार्टी का क्या सोचना है, मोहसिन रजा ने आखिर क्या मकसद था इसके कहने के पीछे, एक सवाल ये उठता है कि अगर बदलाव कानून में हो सकता है, अगर संविधान में बदलाव हो सकता है, किसी कानून को बदला जा सकता है, अगर हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव हो सकते हैं, तो अगर इसमें भी जिसमें कहा जा रहा है कि 3 तलाक के नाम पर प्रताड़ना हो रही है, अगर इसमें थोड़ा फेरबदल हो जाता है तो दिक्कत कहां है, हर्ज कहां पर है? अच्छा जी, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड 2007 से इस लड़ाई को लड़ रहा है बाकायदा, और हम आज से नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आज से आपके चैनल पे नहीं आ रहे हैं, हम उस वक्त से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि जिस वक्त कोई आदमी जल्दी इस इशू को उठाने को तैयार नहीं होता था। हम चाहते हैं कि ये जो एक तलवार लटक रही है औरत के सर के ऊपर, तलाक तलाक तलाक, ये ख़त्म होना चाहिए है। ये प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के ज़माने में थी नहीं जी। इसको प्रॉफिट ऑफ इस्लाम और खलीफा अव्वल के बाद में शुरू किया गया है, लिहाजा इसका इस्लाम से कोई दखल नहीं है। अब कुछ कट्टरपंथी लोग, कुछ तालिबानी लोग, तालिबानी मुल्ला उसको कलेजे से लगाए हुए हैं और उनके दिलों के अंदर कुछ शख्सियतों की मोहब्बत है, वो उन मोहब्बत को नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस्लाम बदनाम हो रहा है, इस्लाम बदनाम हो, मजहब बदनाम हो रहा है, मजहब बदनाम हो। वो अपने को गलत नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि साहब टीवी चैनल वाले मजाक उड़ा रहे हैं, अखबार वाले मजाक उड़ा रहे हैं, मौलवियों को बुला रहे हैं, मुर्गे लड़ा रहे हैं टीवी पर बिठाल के। तो सवाल ये, मुर्गे उस वक्त लड़ाए जा रहे हैं जब आपने इस तरीके की कुप्रथा को शुरू किया है। हुजूर सरवर कायनात की जिंदगी में कहीं तलाक तलाक, आप 3 दफा चीखते रहिए तलाक तलाक तलाक, सुबह से शाम तक। हमारी फिक़्ह जाफरी में तलाक नहीं होती है। देखिए अच्छा जी, मामला समझिए, मामला क्या है कि तलाक 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 से तलाक नहीं होती है, वो बीवी उसी की होती है, वो बीवी उसी की होती है। वो रोती हुई लड़की घर से निकलती है जी, अपने माँ बाप के पास जाती है, भाई के पास जाती है, कहती है कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है। असल में वो उसकी ज़ौजा है, वो उसके निकाह के अंदर है। उसके 2-4 महीने, साल 6 महीने के बाद में उसके घर वाले उसकी दूसरी शादी कर देते हैं। तो अब ये फेले हराम हो रहा है। देखिए ये टेक्निकल चीज है जी, ये फेले हराम हो रहा है। वो बीवी उसी की है, उसकी बीवी दूसरे के निकाह में गई है जी। तो अब निकाह इससे तलाक हुई नहीं, दूसरे के साथ में रह रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस इशू पर क्यों नहीं मौलवी बात करते? मैं आपके चैनल के हवाले से जी मैं पूछना चाहता हूं कि सवाल यह है कि जब हजरत मोहम्मद साहब की जिंदगी में नहीं था और उनके सक्सेसर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने बाकायदा इसको खत्म किया अपनी चौथी खिलाफत के जमाने में, तो फिर इस्लाम में इसको क्यों राइज किया जा रहा है? ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, इसको इस्लाम में क्यों राइज किया जा रहा है? आज खाने में नमक तेज हो गया, आपने कहा तलाक तलाक तलाक। जी जी, हाल में कुछ इस तरह के उदाहरण भी सामने आए हैं जो वाकई में इस बात को लेकर चिंता जाहिर करते हैं कि ये हो क्या रहा है। 3 तलाक के नाम पर ये टॉर्चर आखिरकार क्यों किया जा रहा है और आखिर क्यों इस प्रताड़ना पर पाबंदी नहीं लग रही है? सुरेंद्र राजपूत जी, मुस्लिम हित का कॉपीराइट सिर्फ मुस्लिम बोर्ड के पास है क्या? देखिए, मैं फिर से वही बात कहता हूं कि ये जितनी भी चीजें हैं ये धार्मिक इत्तेहाद की बात है, इख्तलाफ की बात नहीं है। इत्तेहाद इन लोगों को आपस में बैठ करके करना चाहिए, चाहे पूरा इनका समाज बैठे या समाज के नुमाइंदे बैठे। कुप्रथाएं खाली एक धर्म में नहीं है, कुप्रथाएं सारे धर्मों में हैं। तो आज की डेट में दहेज उत्पीड़न के लिए जो, अरे भाई बात तो सुन लीजिए ना, मैं तो कह ही रहा हूं, आप ही की बात मैं कह रहा हूं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जिस धर्म में भी जो कुरीतियां हों, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो, हमारे यहाँ दहेज प्रथा में जला दी जाती हैं महिलाएं, हमारे यहाँ लड़का ना होने पर लोगों को छोड़ देते हैं, हमारे यहाँ तो तलाक का सिस्टम नहीं, छोड़ ही देते हैं महिलाओं को। वो उनके लिए तो तलाक छोड़ दीजिए, तलाक तो नाम ही चीज नहीं है। वो दोबारा ऐसे लोग हैं जो दोबारा देखते नहीं है अपनी पत्नी को कभी जीवन में, ना उन्होंने तलाक दिया होता है, ना तो वो तलाकशुदा महिला होती है और ना ही वो शादीशुदा महिला होती है। उन पर हम लोग क्या कहें? तो हमारी कुरीतियों को हम दूर करें,
इनकी कुरीतियों को ये दूर करें। जो भी धार्मिक कुरीति है जिससे महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, उस कुरीति को दूर करने का काम उस समाज के आगू लोगों का है। और वो समाज के आगू लोग जैसे मौलाना यासूफ अब्बास साहब हैं, ये अपनी जिम्मेवारी निभाएं। ये इनका अधिकार भी है और ये इनका कर्तव्य भी है। तो आज की डेट में इनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है अपने यहाँ की कुरीतियों को दूर करने के लिए, और हमारे ऊपर अपनी बड़ी जिम्मेवारी है अपनी धार्मिक कुरीतियों को दूर करने के लिए। जो लिंग भेद हमारे यहाँ है, हरियाणा में 700 लड़कियां रह गई हैं, पंजाब में कम लड़कियां रह गई हैं, ये जितने भी लिंग भेद की बातें हैं, खाप प्रथा में जो कुरीतियां हैं, वो दूर करने का काम हमारा है। वो दूर करने का काम या मुस्लिम धर्मगुरु यासूफ अब्बास साहब उसको कुछ कहेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे सीवी पांडे जी को, केसी जैन साहब और प्रदीप कपूर जी को बुरा लगेगी ये बात। उसी तरीके से ये 3 तलाक अगर धार्मिक कुरीति है तो इसको दूर करने का पहला काम इनके समाज के आगे के लोगों का है। और अगर ये लोग फेल होते हैं उस चीज में तो हमारा संविधान इसकी रक्षा करने में सक्षम है। और सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है जिसको संविधान की पीठ पर दिया गया है, उस संविधान की पीठ अगर वो निर्णय देती है तो उस निर्णय का सम्मान सबको करना चाहिए। इसको लेकर के ऐसी कोई बात ना हो जैसे मोहसिन रजा साहब ने कहा है कि अगर शादी ब्याह का कानून एक हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत है क्या? सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं बताता हूं आपसे। जी बिल्कुल दिक्कत है उसमें। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में है और वो जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसमें वैवाहिक जीवन को विवाह करने की प्रथा को धार्मिक स्वतंत्रता का एक हिस्सा माना गया है। जिस तरीके से चेन्नई की तरफ अगर मद्रास की तरफ मामा और भांजी की शादी हो जाती है, क्या हम और आप सोच भी सकते हैं क्या? वो हिंदुओं में ही हो रही है। आप अक्षय सोच के देखिए कि आप अपनी भांजी से शादी करने की सोच सकते हैं क्या? नहीं सोच सकते। लेकिन चेन्नई की तरफ ये प्रथा है। आप इस चीज को लेकर के अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु हमारे ऊपर कोई उंगली उठाएगा, तमाम अगर ये लेकिन हमें बुरी लगेगी और उस जगह पर उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो मेरा ये कहना है यहां पर इस चीज को ध्यान से समझिए कि हम लोग ऐसी कोई बात न करें जिससे एक दूसरे धर्म का समाज अपने आप को ऑफेंडेड फील करे। यहाँ पर ऐसा क्यों सुरेंद्र राजपूत साहब को लगता है? ऐसा क्यों सुरेंद्र राजपूत जी को लग रहा है? इसके भी कुछ मायने हैं क्या कि साहब ये काम ठीक है राजपूत जी, ताकि देश का संविधान भी बचे? इसके भी कोई मायने हैं क्या कि खुलकर अपनी बात रखना नहीं चाहते हैं? वो कह रहे कि भाई आपके समाज का मसला है, आप लोग आपस में बैठकर सुलझ लीजिए। हम बात सर ये अगर कुप्रथा इसको कहा जा रहा है तो आज से नहीं है, बहुत वक्त से ये प्रताड़ना है। भले ही आवाज अब तेज उठना शुरू हुई हो। केसी जैन साहब, मैं आपसे जिम्मेवारी से एक बात कह रहा हूं अक्षय कि आप इस प्रथा की जिम्मेवारी इनके धर्म के अगुवा लोगों को दीजिए और जिम्मेवारी से वो लोग काम करें। अगर वो जिम्मेवारी से यासूफ अब्बास साहब, ये जिम्मेदारी जो पिछले 44 सालों से करीब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड निभा रहा है, ये जिम्मेदारी निभाई होती तो आज हम आप सुरेंद्र राजपूत जी ये डिबेट कर रहे होते क्या? देखिए अक्षय जी, मैंने इस जिम्मेदारी को निभाया है। मैं आपके टीवी चैनल पर लाइव डिबेट में यह बात कह रहा हूं कि मैंने इस जिम्मेदारी को निभाया है। मैं चल के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के दरवाजे तक खुद गया और मैंने जाके उनसे रिक्वेस्ट की। मैंने जाके ट्रिपल तलाकों पर बाकायदा उनके जिम्मेदारों से बात की। मैंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट मौलाना कल्बे सादिक साहब और जफर याब जिलानी साहब से बाकायदा बात की। अपना मॉडल निकाहनामा मैंने उनको पेश किया और खाली पेश ही नहीं किया, मैंने उनसे फोन करके उनसे रिक्वेस्ट की जिलानी साहब से कि इसको आप बाकायदा अपनी मीटिंग में रखिए, अगर से इसको आप पास कर देते हैं। देखिए, मैंने ये बात कही कि जरूर एक नजरियाती इख्तिलाफ है, 1400 साल से हमारे आपका नजरियाती इख्तिलाफ है, वो सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। उसे ना आप सही कर सकते हैं ना हम सही कर सकते हैं। तो सवाल ये, एक चीज होती है कॉमन एजेंडा। कॉमन एजेंडा पर जैसे बहुत सी सरकारें चलती हैं, यूपीए की सरकार, एनडीए की सरकार, पार्टीज अलग अलग है। एक कॉमन एजेंडा बना लीजिए औरत के इशू को लेके और उस एजेंडे के ऊपर सब लोग एक साथ एक इशू के ऊपर जमा हो जाएं और ताकि औरत के ऊपर जुल्म ना हो। एक तरफ आप कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को मर्द के बराबर दर्जा दिया है, दूसरी तरफ आप तीन शब्द यानी कितनी सेकंड है जी, तलाक 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 में कितना वक्त लगता है, इसके अंदर औरत की जिंदगी बंधी हुई है। ये सब क्या चीज है? एक मजहब की रुसवाई इन मौलवी मुल्लाओं की वजह से हो रही है। असल में
इनको मजहब की रुसवाई ज़्यादा पसंद है और कुछ शख्सियतों की मोहब्बतें ज़्यादा अजीज़ हैं कि उनकी मोहब्बत ना जाने पाए। धर्म जा रहा है, मजहब जा रहा है, वो जाए। मैं ओपन डिबेट के वास्ते तैयार हूँ। जो भी मुस्लिम धर्म गुरु मुझसे डिबेट करना चाहे, मैं उस डिबेट के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। इसलिए मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी औरत हो, किसी के भी घर की बच्ची हो, किसी के भी घर की बच्ची हो, वो कोई भी बच्ची हो, हम नहीं चाहते। मूल सवाल तो यासूब अब्बास साहब यही है कि किसी के साथ इस तरह की प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जिस धर्म से ताल्लुक रखता हो, जिस जाति जिस संप्रदाय से मतलब रखता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रताड़ना रुकनी चाहिए। राजपूत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं संक्षेप में। मैं एक लाइन खाली कह रहा हूं, मैं मौलाना यासूब अब्बास साहब से अपील करना चाह रहा हूं कि ये डिबेट न करें। डिबेट करने में कोई जीतता है, कोई हारता है। आप अपने यहाँ पे एक इत्तेहाद पैदा करें और सारे लोग डिस्कस करके सॉल्यूशन निकालें। डिबेट करने से मसला हल नहीं होगा, डिस्कस करने से मसला हल होगा। मेरे को सिर्फ इतना कहना। ठीक है, केसी जैन साहब, शाहबानो केस आप लोगों को याद होगा, ये डिस्कस किया गया था, क्या था हल नहीं होगा? ये डिस्कशन तब हुआ था क्या? देखिए अच्छा जी, जो प्रश्न सुरेंद्र जी ने उठाया कि जो धर्म के अगवा लोग हैं और जो मौलवी लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, तो यासूब अब्बास जैसे विद्वान लोग जो हैं वो इस चीज़ के लिए आगे आए हैं और इस सोशल जस्टिस की ये मांग है एक तरीके से कि महिलाओं के साथ जिस तरीके से इनके वहाँ तलाक की प्रथा है और तलाक कैसे है, इसके बारे में हमें लगता है कि यासूब साहब को इस पे भी थोड़ा सा डिटेल इस पे रखना चाहिए, इससे कि और लोग भी जाने, जो करोड़ों करोड़ लोग इस चैनल को देख रहे हैं कि अगर ये 3 तलाक नाजायज है तो किस तरीके से तलाक जायज है। तो अगर वो प्रक्रियाएं जो तलाक की इनके वहां जो जायज है उनको फॉलो करे और इस चीजों को खत्म करे, तो ये जो महिलाओं के साथ जिस तरीके से एक क्रूरता हो रही है बिल्कुल बंद होगी और ये बंद होनी चाहिए। लेकिन ये बात जरूर है साथ ही साथ कि इसका निर्णय समाज विशेष के लोगों को और समाज को लेना पड़ेगा, क्योंकि इनके वहां की परंपराएं अलग हैं और इनकी शादी और तलाक दोनों की प्रक्रियाएं एकदम अलग हैं। इनके यहाँ कबूलनामा है, निकाहनामा है। हमारे यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट में जो मैरिज है वो एक संस्कार है और इनके वहां पे क्या है, इनके वहां जो मैरिज है वो एक तरीके का एग्रीमेंट है। वो दो लोग वहां पे चाहिए कबूलनामा कराने के लिए, तो दोनों की प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं अलग अलग है। तो इन लोगों को उसी हिसाब से, जिस हिसाब से शादी का है प्रपोजल, उसी हिसाब से तलाक का भी है। तो ये जो केसी जैन साहब की तरफ से कहा जा रहा है, सोशल जस्टिस की मांग है, सोशल जस्टिस की मांग है कि कहीं ना कहीं ये अगर कुछ गलत हो रहा है तो रुकना चाहिए। नहीं, सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सियासत ज्यादा हो रही है प्रदीप कपूर साहब, और इस समस्या का निपटारा हो, प्रताड़ना बंद हो, इसको लेकर गंभीरता नहीं नजर आ रही, सियासत जरूर देखने को मिल रही। नहीं, अक्षय जी सही कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में वोट पॉलिटिक्स भी है, इसीलिए यहाँ बैठे हुए तमाम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव भी खुल के कह नहीं पा रहे हैं कि महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या उनके साथ जुल्म हो रहा है, क्योंकि डर लगता है कि कहीं एक पक्ष नाराज हो तो दूसरा पक्ष खुश हो। बात यह है कि देखिए ये बहुत गंभीर समस्या है और इसके लिए पूरे समाज को, सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को, देखिए तमाम कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में जहां पर ये ट्रिपल तलाक बैन है, जहां पे कि ये नहीं माना जाता है, तो ऐसा क्या है कि हिंदुस्तान में इसको जो है रोक लगाई ना जा सके। इसके लिए समाज को, सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो सब लोगों को गंभीरता से लेके और करोड़ों की तादाद में जो महिलाएं हिंदुस्तान में रह रही हैं और सफर कर रही हैं सालों से, उनको जो है इससे न्याय मिले, उनको निजात मिले और उनके साथ जिंदगी बेहतर करने का एक रास्ता मिले। ठीक है, चंद्रभूषण पांडे जी, जैसा भी सुरेंद्र राजपूत जी ने भी कहा और केसी जैन साहब भी बार बार यही बात कह रहे हैं कि बैठकर इस मामले को सुलझाना चाहिए, तो इसको लेकर आप लोग भी कह रहे हैं कि ये प्रताड़ना ठीक नहीं है, इस पर रोक लगनी चाहिए, तो क्या शुरुआत इस तरह से होगी या कोई और रास्ता सोचा है आप लोगों ने? देखिए, होता क्या है, जो सामाजिक कुप्रथाएं होती हैं कहीं न कहीं से उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जैसा अभी देखिए यासूब जी ने भी बहुत कहा, बहुत पुरानी समस्या है, लंबे समय चली आ रही है, उसकी जड़ें गहरी हैं और उसपे ये भी वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी वो बहुत कुछ, इनकी बात को भी जब एक मॉडल एक्ट लेके जाते हैं कोई उसको सुनने को तैयार नहीं है, कोई डिस्कस को तैयार। देखिए, लोग बंद दिमाग से बैठे कुछ लोग हैं जो धर्म की ठेकेदारी कर रहे हैं, दिमाग को खुला रखना होगा। मुझे एक बात आती है, नोआ खालिम दंगे हो रहे थे, 1946 की घटना है, कोई एक पत्रकार
गांधी जी को मिला और कहा कि गांधी जी आप मुस्लिम्स की बड़ी वकालत करते तो क्यों नहीं आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेते। तो गांधी जी ने कहा कि भाई देखो, मुस्लिम धर्म मैं नहीं स्वीकार करूंगा, मैं तो वैष्णव हिंदू हूँ और मेरा ये मानना है कि मुस्लिम को अच्छा मुस्लिम बनना चाहिए और हिंदू को अच्छा हिंदू बनना चाहिए और ईसाई को अच्छा ईसाई बनना चाहिए। धर्म परिवर्तन में समाधान नहीं है। कानून की बात आई, अब कोई कह रहा है कि मुसलमान का जो धर्म का कानून है उसी के हिसाब से समाधान हो। मेरा यह मानना है कि अगर कोई कानून अच्छा है और किसी कानून को स्वीकार कर लेने से 4 करोड़ 6 करोड़ लोगों की जिंदगी बेहतर हो सकती है, तो इस आधार पर उस कानून को हम अछूत कर दें तो वो पर्टिकुलर धर्म एडॉप्ट कर रहा है और पर्टिकुलर को नहीं मनाइए ना। सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी को मनाइए, जैन साहब की पार्टी को मनाइए कि वो भी आप लोगों के साथ में है और इसका समाधान अभी सीधे सीधे हम पार्टी नहीं है अक्षय जी, अभी हम सीधे सीधे पार्टी नहीं है उसमें। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब इस धरती पर तमाम मुस्लिम कंट्रीज जो शरीयत से चलते हैं उन्होंने भी 3 तलाक को बैन किया, वो इतने ओपन माइंड है, वो इतने ह्यूमन है, वो इतने प्रो वुमेन है। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस में भी तमाम प्रबुद्ध लोग हैं, खुले दिमाग के लोग हैं और इनोवेटिव लोग हैं। मैं मानता हूं कि वो भी मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा को समझते हैं और मैं मानता हूं कि जो विमर्श चल रहा है, आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार इस तरह के विमर्श को गति दे रहे हैं। आगे आने वाले कुछ महीनों में वो अवसर भी आएगा जब शायद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी अपने द्वंद्व से बाहर निकल करके 8 करोड़ पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ी होगी और शायद वो हिंदुस्तान के लिए एक शुभ घड़ी होगी। निगाहें तो रमजान के पहले ऐसे हाल ही में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की थी ना योगी आदित्यनाथ से, और उन्होंने उम्मीद जताई थी वहां से बाहर आकर कि भरोसा दिया है कि शायद रमजान के पहले कुछ ना कुछ इस मामले में रास्ता निकल आएगा। आप कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए। मैं मानता हूं कि यासूब अब्बास जैसे लोग जो लंबी अवधि से संघर्ष कर रहे हैं, ये सारा आंदोलन ऐसे तमाम लोग हैं, इन जैसे तमाम लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जो इस पीड़ा को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इनके पास लोग आते हैं। तो मैं मानता हूं कि इनके इस संघर्ष को एक सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं एक इंसान होने के नाते हमेशा इनके साथ है, बीजेपी पार्टी की भी हमेशा इनके साथ है कि ऐसी महिलाएं जो महिला होने के नाम पे किसी कानून का शिकार हो रही है उससे उनको मुक्ति मिलनी चाहिए। ठीक है, अभी मामला सब जुडिस है। मैं मानता हूं देश की सर्वोच्च न्यायालय एक अच्छे अंजाम तक पहुंचेगी। ठीक है यासूब अब्बास साहब, ये जो मोहसिन रजा साहब ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर सवाल उठाया है कि ये बोर्ड ठीक काम नहीं कर रहा, इसको अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ना कहा जाए, मौलवी बोर्ड कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्या महिलाओं पर जुल्म मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एजेंडा नजर आता है क्या आपको? देखिए बिल्कुल साफ बात यह है अक्षय जी कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने महिलाओं के लिए क्या काम किया। आप बताइए, जब आवाज उठती है महिलाओं के हक की, वो 2-4 महिलाओं को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मेंबर बना लेते हैं और ऐलान कर देते हैं कि हमने इस महिला को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर बना दिया। उनका एजेंडा है और उनके क्या औरतों पर जुल्म हो रहा है और वो उस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। ये जो अभी मीटिंग की गई मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की 2 दिन का जो उनका राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, ये समझिए इन्होंने फेस सेविंग के लिए की, क्योंकि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बैठक की 5 तारीख को लखनऊ में और जबरदस्त तरीके से हमने उसके अंदर गौकशी का मामला हमने फतवा मंगाया शेख बशीर नजफी साहब से इराक में नजफ से, और हमने ये बताया कि गाय को काटना, गाय का गोश्त खाना जो है उसको जायज नहीं मानते हैं। उसके बाद हमने ट्रिपल तलाक के मामले के ऊपर बात की और हमने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि इस सेंसिटिव इशू के ऊपर बात की और हमने चाहा कि ये मसले को आउट ऑफ द कोर्ट बैठ के हल किया जाए। असल में क्योंकि इनसे सवाल किए जाने लगे तो इन्होंने अपने फेस सेविंग के लिए औरतों के इशू को उठाया और दूसरे इश्यूज को इन्होंने टच नहीं किया। इन्होंने कहा कोर्ट के अंदर जो मामला होगा उसको देखा जाएगा, क्योंकि वो इस वक्त का मुद्दा नहीं है, लिहाजा मैं इस इशू के ऊपर बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं इस वक्त सिर्फ ट्रिपल तलाक को, आपका एजेंडा है, आपका इशू है, तो मैं ट्रिपल तलाक के ऊपर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसका हुक्का पानी बंद किया जाएगा। तो मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों से, आपके चैनल के हवाले से ये पूछना चाहता हूँ कि आप उसका हुक्का पानी कैसे बंद करेंगे? जिसने तलाक 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 कह के अपनी बीवी को तलाक दे दी, एक औरत की जिंदगी जो तबाह और बर्बाद हो गई। अब आप ये बताइए कि यासूब साहब एक सवाल ये भी है कि अगर सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है, तो क्या इंसाफ मिल पाएगा? असल मकसद तो इंसाफ है ना भाई। कहाँ इंसाफ मिल पाएगा? कहाँ अच्छा जी इंसाफ मिल जाएगा? आप उनसे पूछिए ना कि उनको इंसाफ। सवाल है कि आप ट्रिपल तलाक को खत्म नहीं कर रहे हैं, एक सिटिंग में 3 तलाक को आप खत्म नहीं कर रहे हैं, आप कोई ऐसी चीज ला नहीं रहे जो औरतों के फेवर की बात हो। अच्छा जी,
अच्छा जी, मैं दिल्ली में था जी। और अहले सुन्नत मुसलमान औरतों ने, शबनम खान जैसी औरतों ने बहुत बड़े पैमाने पर मेरा वेलकम किया, मेरा स्वागत किया जब मैं अपना निकाहनामा लेके गया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के पास, और उन्होंने ये बात कही कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया है जी। तो मैंने कहा कि देखिए, इसलिए नहीं कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख ईसाई हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, मैं चाहता हूँ कि इंसानियत के लिए काम हो। एक बच्ची, माँ बाप किस तरीके से बेटी को पालते हैं। ठीक है, आप ये अंत में सोचिए, एक सब सवाल का चीजें जवाब बता यासूब साहब आपसे मैं और चाहूंगा, आपको कहीं जाना भी है कि 20 करोड़ मुसलमानों का जो मुस्लिम बोर्ड ठेकेदार बना हुआ है, क्या ऐसी ठेकेदारी बंद होनी चाहिए? बेशक बेशक, पूरी तरीके से मैं चाहता हूं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो ठेकेदारी करता है कि हम मुसलमानों के ठेकेदार हैं, तो शिया पर्सनल बोर्ड क्यों अलग है, वुमेन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्यों अलग है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जदीद तौकीर रजा साहब वाला अलग क्यों है, मौलाना अहमद बुखारी साहब क्यों अलग हैं, फिर उसके बाद में आपके जमीयतुल उलमा हिंद आपसे क्यों अलग है, कहाँ आप मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अभी मैं जाऊंगा, टिक के जाऊंगा, अभी मैं 7:45-50 पर निकलूंगा, अभी आपके साथ हूं मैं। चलिए बिल्कुल। सुरेंद्र राजपूत साहब, सवाल आपसे ही है कि जब आप लोग ने भी कहा कि मतलब मिल बैठकर इससे पूरे मामले का निपटारा होना चाहिए, लेकिन जो मुस्लिम कंट्रीज है खासतौर पर, तकरीबन दुनिया के 21 देशों ने पाबंदी लगा दी, कुछ कमियां देखी होंगी तभी इस कुप्रथा पर रोक लगी है, तो यहां पर हिंदुस्तान में क्या हर्ज है? जैसा आप लोग कह रहे हैं कि मसले को छोड़ देना चाहिए और इस समाज के लोग आपस में मिल बैठकर इसका निपटारा करें। जब देश एक, तो अगर संविधान एक हो जाता है तो उसमें बुराई कहां है? संविधान अगर एक है तो देश का संविधान तो पूरा एक है ही है ना अक्षय। अब आप अगर कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो कॉमन सिविल कोड की बातें तो सब लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं, यासूब साहब भी कर रहे हैं, चंद्रभूषण पांडे जी तो खैर बहुत आगे बढ़ करके कर रहे हैं, इनकी पार्टी बहुत आगे कर रही है, लेकिन इसका प्रारूप कहाँ है? किस पर बहस करें हम लोग? क्या है कॉमन सिविल कोड में, जरा बताएं तो कहां पर लिखा हुआ है? नहीं, जब कॉमन सिविल कोड बहस आएगा, अगर 3 तलाक की बात भी आप कर रहे हैं, ठीक है, सिविल कोड को हटा भी दीजिए, हालांकि योगी साहब ने इसको भी हवा दी थी जरूर, लेकिन सिविल कोड को, अगर कॉमन सिविल कोड को हटा भी देते हैं, 3 तलाक पर ही हम अगर बात करते हैं, तो शरीयत से क्यों जोड़ दिया जाता है? जब आप, क्या शरीयत ईरान, इराक, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों पर लागू नहीं होती? मैं इस बात को लेकर के बहुत मेरा स्पष्ट मत है, मैं कह चुका हूं कि इनके समाज के लोगों को इनकी धार्मिक कुरीतियों को दूर करना होगा, हमारे समाज के लोगों को हमारी। यहां पर मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं, आपके माध्यम से बाकी सब लोगों से भी जो आपको सुन रहे हैं। आप एक चीज बताइए कि अगर ट्रिपल तलाक या कोई भी बात किसी भी धर्म की कोई है तो देश में एक संविधान है, उस संविधान के अनुसार अगर हम सब लोग अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड करा लेते हैं, तो मैं मौलाना यासूब अब्बास साहब से भी पूछूंगा और पांडे साहब से भी पूछूंगा, तो अगर हम धार्मिक के बाद कानूनी अपनी शादी रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो क्या हमारे ऊपर इस तरीके की धार्मिक कुरीतियां कोई प्रभाव डाल पाएंगी? तो मुझे लगता है कि नहीं डाल पाएंगी। फिर हम संविधान से गवर्न होंगे और उस संविधान से गवर्न होंगे जहां पर हमारी शादी रजिस्टर्ड हुई है, जिस मैरिज एक्ट में भी जिस तरीके से भी रजिस्टर्ड हुई है, तब हमें कोर्ट ही तलाक देगा। किसी के 3, 4 या 5 या 1 कह देने से कुछ नहीं होगा। तो मेरा यहां पर यह है कि अगर ये अवेयरनेस किसी तरीके से सारी महिलाओं में हो जाए कि हाँ, हम सब लोग अपनी शादी रजिस्टर्ड करा लेंगे। मैं प्रदीप भाई से पूछूं जरा, चंद्रभूषण पांडे जी से, या जैन साहब की तो शादी नहीं हुई है, या मैं अपने आप की बात करूं, या यासूब साहब की, कितने लोगों ने अपनी शादी कोर्ट में रजिस्टर्ड कराई है? किसी ने नहीं कराई। तो अगर नहीं रजिस्टर कराई है तो हम सब लोगों को अगर हम ये अवेयरनेस दे दें कि साहब हम शादी रजिस्टर्ड करा लेंगे, तो ये मसले जो धार्मिक कुरीतियों के हैं ये अपने आप बंद हो जाएंगे। और जिस तरीके से इस बात को लेकर के इतना बड़ा इशू बनाया जा रहा है, जहां पर 1% से भी कम ये स्थितियां हैं और उनको लेकर के 8 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ की बात की जा रही है, तो मेरे ख्याल से ये एक बढ़ी हुई चीज है। इसको खत्म करने के लिए जायज रास्तों की जरूरत है। सब लोग अपनी शादियों को अदालत भी इस बात को कहता है कि अगर एक निर्दोष के लिए 4 दोषियों को छोड़ना पड़े तो भी इसमें गुरेज नहीं हो, लेकिन जरूरत यह है कि निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, है ना? आपने 1% से कम आंकड़ों की बात पर जाएंगे क्या?
मैं आपसे सहमत हूं। मैं तो कह ही रहा हूं कि इसका समाधान मैंने एक छोटा सा दिया आपके चैनल पर, उसको यासूब साहब से पूछिए, वो गलत तो नहीं है। प्रदीप कपूर साहब, प्रदीप कपूर साहब से इस पर हम रिएक्शन जरूर ले लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, और अपनी शादी जो सुझाव आपने दिया है, प्रदीप कपूर जी भी, ये लोग बाध्य हो जाएंगे। दोनों धड़ों से उन्होंने भी बातचीत की है। ये सुझाव कितना कारगर साबित हो सकता है प्रदीप कपूर जी? देखिए, ये तो एक उसूलन बात है कि शादी रजिस्टर्ड होनी चाहिए और ये तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि ये ट्रिपल तलाक एक सामाजिक कुरीति है और इसमें महिलाएं सफर कर रही हैं। उसके भाई लिए ये कुरीति अपने आप बंद हो जाएगी अगर शादी रजिस्टर्ड हो जाए। रजिस्टर्ड के अलावा भी, लेकिन देखिए देश में जो है इस तरह का या तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी इसको संज्ञान लेके इस तरह का कोई कानून बने या इस तरह का निर्णय हो कि जो बाध्य हो, ताकि लोग बाग जो है सफर ना करें। नहीं, अभी हाल में प्रधानमंत्री ने भुवनेश्वर में जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि ये अभिशाप है, इंसाफ होना चाहिए, और उसके ठीक 2 दिन बाद योगी जी का बयान सामने आ जाता है। आपको लग रहा है कि कुछ प्रयास निकालने की कोशिशें हो रही हैं या फिर सिर्फ अभी इस मामले को हवा देने की कोशिश है? देखिए, अभी तो मुझे लग रहा है कि सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इसकी पॉलिटिक्स कर रही हैं और वो आगे होने वाले चुनाव का भी मामला सामने रहता है। इस तरह के मामले में कोई सार्थक प्रयास हो और इससे कि महिलाओं को मुक्ति, इस प्रॉब्लम से निजात मिले और इसमें कहीं कुछ उनको मदद मिले, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, यासूब अब्बास साहब, पॉलिटिकल पार्टी जो है जी यासूब अब्बास साहब, आप लोगों के हिसाब से क्या रास्ता होना चाहिए ताकि ये प्रताड़ना भी बंद हो और समाज में एकता समरसता भी बनी रहे, जो सुरेंद्र राजपूत जी चाह रहे हैं? देखिए, इसका रास्ता बस एक ही निकल सकता है कि खुल के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम इदारे आए और खुल के ऐलान करें कि एक सिटिंग में, एक मजलिस में 3 दफा तलाक 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 कहने से तलाक नहीं होती। तो इससे औरतों की जिंदगी भी सेफ होगी, आपकी फैमिली भी सेफ होगी, घर का माहौल भी आपके अच्छा होगा। जब तक कि आप खुल के सामने नहीं आएंगे तब तक के ये हो नहीं सकता है। इसलिए कि ये 1400 साल पुराना मरज है, ये आज का मरज नहीं है जी। ये आज एक डिबेट में या एक बयान में या एक अखबारी स्टेटमेंट में ये जा नहीं सकता है। इसके लिए खुल के मैदान के अंदर आना पड़ेगा और लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। मगर बड़े अफसोस की बात है, देखिए हमारे यहाँ फिक़े जाफरी में अगर लड़का और लड़की, लड़का एक बंद अकेले कमरे से निकलता है, कहता है कि हमने इस लड़की को तलाक दे दी, तो हमारी फिक़ा, हमारा समाज, हमारा स्कूल ऑफ थॉट उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। वो इसलिए कहता है कि तुम दिन भर तलाक 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 कहते रहो, तलाक नहीं होती है। इसलिए कि तलाक के लिए कम से कम 2 आदिल गवाह चाहिए, और 2 आदिल गवाह, खाली गवाह नहीं, 2 आदिल गवाह चाहिए जिनकी समाज में, सोसाइटी में इज्जत हो। और उसके बाद हमारे शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक सालसी कमेटी बना दी है जो बैठ के सालसी कराएगी, जो बैठ के सुलह कराएगी, ताकि तलाक ना हो। हमारे यहाँ फिक़े जाफरी में निकाह करना बहुत आसान है, तलाक देना बहुत मुश्किल है। तलाक देने की हमारे यहाँ फिक़े जाफरी में कोई सोच भी नहीं सकता है। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ यासूब साहब, अगर एक बात हो जाए कि ये सारी की सारी शादियां कानूनी रूप से अगर रजिस्टर्ड कराने लगे तो क्या ये उचित नहीं होगा? या उसके बाद क्या इस ट्रिपल तलाक से निजात नहीं मिलेगी? बिल्कुल, अगर रजिस्टर्ड होने लगे तो बहुत अच्छा है। तो बहुत इस रजिस्ट्रेशन के लिए क्यों नहीं आप अपील कर रहे हैं? इस रजिस्ट्रेशन के लिए अपील करिए, मसला ही खत्म हो। उसके बाद कहां बचता है फिर 3 तलाक और बाकी सब चीजें? जिस तरीके से कानूनी रूप से बाकी देशों ने खत्म किया है, उसी तरीके से हमारे देश में अगर एक संविधान है, उस संविधान में हम सब लोग शादियों को रजिस्टर्ड करने के लिए बाध्य हों, और उसके बाद फिर कहां से ये चीज हो पाएगी? नहीं तो राजपूत साहब, आपने अच्छा सुझाव दिया है ना, जिसको अप्रिशिएट कर रहे हैं यासूब अब्बास साहब भी। तो ये प्रस्ताव आपकी पार्टी लेकर क्यों नहीं जाती? जब आप लोग ये मान रहे हैं कि इसको मिल बैठकर सुलझाने की जरूरत है, तो प्रयास राजनीतिक दल अगर करते हैं तो इसमें बुराई कहां है, सियासत छोड़कर? अब अक्षय जी, राहुल गांधी सुने इनकी बात तब ना, ये राहुल गांधी को समझाएं। धार्मिक चीजों पर राजनीतिक लोगों को टीका टिप्पणी कम करनी चाहिए। मैंने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से यासूब साहब से कहा, और कोई बात अगर होगी तो धार्मिक चीजों पर राजनीतिक लोगों की टिप्पणियां कतई उचित नहीं है और न ही उचित मानी जाती है। प्रदीप कपूर, कानूनी टिप्पणियां जरूर करेंगे, सामाजिक टिप्पणियां जरूर करेंगे। देखिए, इतना बड़ा मामला है, उसमें पार्टी जो है वो खामोश है जी। तो
कांग्रेस पार्टी को भी इस मामले में अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, किस तरीके से समाज में अगर कोई कुरीति है तो उसको कैसे निजात मिले। जी प्रदीप जी। तो अक्षय जी मैं यही कह रहा हूं ना कि इस मामले में जो है वो वोट पॉलिटिक्स के चक्कर में लोग बाग जो है वो क्लियर स्टैंड नहीं ले रहे और खुल के सामने नहीं आ रहे और कह नहीं रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कहने से कहीं एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग हमसे नाराज हो जाए, तो दिक्कत इस बात की है। ठीक है केसी जैन साहब, यही बात है क्या? इसीलिए स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा? बताइए। सुझाव भी अगर दिए जाते तो कहा जाता है कि व्यक्तिगत तौर पर है, इसको पॉलिटिकल तौर पर ये सुझाव भी ना लिया जाए। नहीं देखिए, अगर आप ये जो समस्या पैदा हुई कि और ये समस्या की हमें लगता है देनी यही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जी। इसको हमें लगता है पॉलिटिकल पार्टी में ना उछाल करके जो समस्या की जड़ है अगर उस पे कंसंट्रेट हो तब इस समस्या का रास्ता निकल सकता है। और इस समस्या का रास्ता जिस तरीके से आपने बताया कि पाकिस्तान में खत्म हुआ, इराक में खत्म हुआ, ईरान में खत्म हुआ, तो वहां पे कैसे रास्ता निकला वैसे ही यहाँ पे भी रास्ता निकलना चाहिए। और अगर सुरेंद्र जी ने एक बात रखी उसमें कि जो कानून के हिसाब से है, अगर आप उसमें कानून बनाना चाहते हैं तो ऑलरेडी एक चीज है कि मैरिज एक्ट के अनुसार उसमें बाकायदा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और ये भी है, मैं आपको एक चीज और बताऊं कि अगर किसी का वीजा पासपोर्ट बनता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। फिर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में ही उसका वीजा पासपोर्ट बनता है और किसी फॉरेन कंट्रीज में हो जाता है। तो जब आपको फॉरेन कंट्रीज में जाना है तब तो आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं कोर्ट में आकर के वकील के पास में। और जहां पे इतनी बड़ी समस्या है वहां पे महिलाएं भी आगे नहीं आती हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन करवा ले। अगर रजिस्ट्रेशन हो जाए तो ये समस्या का एक तो निदान रास्ता वो है। दूसरा ये कि अगर कानून की बात आती है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग है या उस पर कानून बनाया जा रहा है, तो राय तो लेनी पड़ेगी। जिनको समस्याएं हैं और जिन लोगों ने 14 साल तक इस कानून को फॉलो किया उनकी राय तो लेनी पड़ेगी। और हमें लगता है इसमें यही हो रहा है, इसमें इन लोगों की राय ली जा रही है। लेकिन ये जरूर है कि ये सोशल जस्टिस की भाग है एक तरीके से कि इस तरीके की कुप्रथाएं खत्म होनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बात कह रहा है सुरेंद्र राजपूत जी की सामाजिक सुधार के नाम पर पर्सनल लॉ का विरोध नहीं हो सकता, आप भी वही बात कर रहे हैं। मैं फिर से कहूं कि देश में हमारा संविधान मूल जो आजादी देता है आर्टिकल 25 में वो धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है। वो धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी पे कोई भी छेड़छाड़ किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ बिल्कुल संभव नहीं है। आप संविधान चेंज करना चाहते हैं तो संविधान का प्रारूप लेकर के आवे। संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं हो सकती। और रही बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, तो जैसे चाहे वो मोहसिन रजा साहब हो चाहे कोई हो, मुझे तो नहीं लगता है कि उन जैसे लोगों को इस तरीके की बातों को तूल देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त विकास की राजनीति करनी चाहिए, लोगों के काम करने चाहिए, ना कि इस तरीके की बात मोहसिन रजा साहब जैसे लोगों के मुंह से निकले कि क्या नाम बोर्ड को भंग कर दीजिए, कल की डेट में आप कह देंगे देश को भंग कर दीजिए, परसों आप कह देते हैं कांग्रेस को भंग कर दीजिए। आप हैं कौन? आपकी हैसियत क्या है? बहैसियत मिनिस्टर अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में आप उसमें दखलंदाजी कर सकते हैं क्या कानूनन? और अगर आप कानूनन दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं तो योगी जी को इनके खिलाफ सोचना चाहिए कि अगर कोई समाज अपने आप को इन नेताओं के भाषणों से या इन नेताओं के बयानों से ऑफेंडेड फील करता है तो वो कहीं ना कहीं कानून विरुद्ध भी है और संविधान विरुद्ध भी। ठीक है पांडे जी, क्या जवाब देंगे सुरेंद्र राजपूत जी की इस बात का संक्षेप में? देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी का अपना फ्रस्ट्रेशन है। अब ये लोगों के हैसियत का मूल्यांकन करते रहते हैं। अब इनकी क्या हैसियत है इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में देता है। उसमें महिलाओं के बारे में उसने जो लिखा है वो आप अक्षय जी पढ़े होंगे। तो देखिए, एक ऐसी संस्था का मैं कभी समर्थन नहीं कर सकता जो करोड़ों लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा हो। मैं इनह्यूमन किसी भी बिहेवियर के साथ नहीं खड़ा हो सकता। लिंग के आधार पर किसी भेदभाव के साथ मैं नहीं खड़ा हो सकता। किसी पर्टिकुलर शब्द के कारण अगर कोई आर्थिक विपन्नता और सामाजिक भटकाव का शिकार होता तो मैं उसके साथ नहीं खड़ा हो सकता। मैं मानता हूं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग बार बार दबे मन से तो कह रहे हैं कि 3 तलाक खत्म होना चाहिए। इनकी पार्टी क्लियर स्टैंड लेके आती तो शायद ये करोड़ों लोगों को जो दुर्दशा हो रही है उससे उबर पाते। और मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी एक विमर्श को आगे बढ़ाना चाहती है और मैं एक दिन ऐसा आएगा कि महिलाएं मुक्त होंगी। पार्टियों के खत्म करने से क्या 3 तलाक ये खत्म हो जाएगा? आपको लगता है ये?
चले ठीक है अब चर्चा को हमें विराम देना है। एक फाइनल कमेंट प्रदीप कपूर जी का जरूर लेंगे, लेकिन जैन साहब, सुरेंद्र राजपूत जी, आप दोनों से सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहूंगा जरूर कि क्या 3 तलाक पर प्रतिबंध लगना चाहिए अगर इस तरह की आवाजें उठ रही हैं? सुरेंद्र राजपूत जी, सबसे पहले आप। हाँ या ना? इस धर्म के धार्मिक नेताओं को और सामाजिक नेताओं को इस पर निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, केसी जैन साहब, गोलमोल जवाब तो सुरेंद्र राजपूत जी ने दे दिया। नहीं, गोलमोल जवाब की बात नहीं है। देखिए, इसका निर्णय हम अगर तीनों लोग इसका समर्थन कर दे तो ना तो खत्म हो जाएगा 3 तलाक सिर्फ 3 लोगों के खत्म होने से, ना तो ये लागू हो जाएगा कोई चीज। सर, सही गलत का अंतर तो बता सकते हैं ना प्रदीप कपूर जी? सही गलत का आकलन तो कम से कम कर सकती है राजनीतिक पार्टियां। राजनीति क्यों कर रहे हैं आप लोग ना कि भाई उत्पीड़न हो रहा है या गलत हो रहा है? फिर उसको क्यों पाल पोस रहे हैं? नहीं, सवाल यही है कि समाज सेवा ही तो राजनीति का मूल उद्देश्य होता है कि समाज कैसे बेहतर हो। आप कह रहे हैं कि हम राजनीतिक पार्टियां अगर इस पर कोई राय देंगी तो उससे क्या मतलब निकलता है? जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा जिस तरीके से उलझा हुआ है, अगर पॉलिटिकल पार्टियां इसमें शामिल हुई वैसे ही इस मुद्दे को और उलझा देंगी। तो हमें लगता है उन लोगों को बैठ करके इस पे निर्णय लेना चाहिए। ठीक है प्रदीप कपूर जी, राजनीतिक दलों की मंशा समझ में आ रही है आपको? राम मंदिर खड़ा कर देंगी। देखिए, ये सब लोग जो है वो जो अपने अपने हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन मुझे मामला ये है कि भाई इस पे एक नेशनल कंसेंसस बननी चाहिए और ये मामला महिलाओं की रक्षा का मामला है। इसमें सारे मुस्लिम समाज को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, सबको जो है महिलाओं के प्रति दुराचार अत्याचार न हो, उसके लिए एक माहौल बनाना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि अगर प्रताड़ना हो रही है 3 तलाक के नाम पर तो आखिर ये प्रताड़ना क्यों नहीं रुक रही है? और एक तरफ अगर ये आवाजें उठ रही हैं कि 3 तलाक टॉर्चर है, प्रताड़ना है, तो इस पर देरी रोकने से क्यों लगाई जा रही है? इस पर क्यों कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि अब वक्त आ चुका है कि मुस्लिम समाज की ऐसी पीड़ित महिलाओं को भी इंसाफ मिले। इसको लेकर कदम क्या कुछ उठाए जाएंगे, ये अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।